गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था देखो वर्ग 16 के तत्व। ठीक है, वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से हैं बात कर ली थी कल। ठीक है, वर्ग 16 का पहला तत्व कौन था देखो ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो वर्ग 15, 16, 17 और 18 चारों वर्ग पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो वर्ग 18 तो कैसा है, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस या कहें अक्रिय गैस है। ठीक है, वर्ग 15 का पहला तत्व कौन था, नाइट्रोजन। वर्ग 16 का पहला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। और वर्ग 17 का पहला तत्व कौन होगा, फ्लोरीन। तो तीनों के लिए एक चीज कॉमन है, देखो विकर्ण संबंध ये पढ़े थे 11th में भी, वहां पर भी कहा था कि किसी भी वर्ग का जो पहला तत्व है वह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। किसी भी वर्ग के पहले तत्व के गुण उस वर्ग के अन्य तत्वों से समान नहीं होते, अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग 15 में नाइट्रोजन है। ठीक है, अब और जो भी तत्व हैं अब चाहे फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मिथ हो, नाइट्रोजन के गुण इन तत्वों से थोड़े से अलग होंगे। वर्ग 16 का पहला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के गुण अपने वर्ग के जो अन्य तत्व आएंगे उनसे क्या होंगे, भिन्न होंगे। वर्ग 17 का तत्व कौन सा है, पहला फ्लोरीन। यानी इसके बाद जो भी तत्व आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आ रहे हैं एस्टेटिन, उनसे गुणों में क्या दर्शाएगा, भिन्नता दर्शाएगा। तो तीनों तत्वों की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर, जैसे पूछ दिया नाइट्रोजन के असंगत व्यवहार का कारण बताइए, ऑक्सीजन के असंगत व्यवहार का कारण बताइए, या कहते हैं असामान्य व्यवहार, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार का कारण बताइए। तो तीनों तत्वों के लिए कारण सेम आएगा। 11th में भी पढ़ा था जब एस ब्लॉक पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ एस ब्लॉक का जो पहला तत्व था वर्ग में, ठीक है, उसके गुण भिन्न थे। जैसे लिथियम था, लिथियम के गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न थे, तो वहाँ 4 कारण दिए थे मुख्य, वही 4 कारण यहाँ आ जाएंगे। तो चाहे नाइट्रोजन के लिए पूछे, ऑक्सीजन के लिए पूछे या फ्लोरीन के लिए पूछे, ठीक है, सभी में कारण कैसा आएगा, सेम आएगा। कारण क्या होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार का कारण एक तो क्या होगा, देखो डी कक्षक कैसे हैं, अनुपस्थित है। डी कक्षक कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, आकार कैसा है, छोटा है, छोटा आकार। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। तो इस वर्ग में सबसे छोटा आकार नाइट्रोजन का है, इसमें ऑक्सीजन का है और इसमें किसका है, फ्लोरीन का है। तो एक तो इन तत्वों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का अपने अपने वर्ग में आकार क्या है, छोटा है। डी कक्षक क्या है, अनुपस्थित है। नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं है, बाकी सबके पास उपस्थित होंगे। ऑक्सीजन के पास नहीं है, बाकी सभी तत्वों के पास है। फ्लोरीन के पास नहीं है, बाकी सभी तत्वों के पास डी कक्षक है। तो 2 कारण तो ये हो गए, डी कक्षक अनुपस्थित है, आकार कैसा है, छोटा है। विद्युत ऋणता कैसी होगी, विद्युत ऋणता है ऋणात्मकता। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, कम होता है। तो इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, उच्च होगी। आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। तो इन तीनों तत्वों की अपने अपने वर्ग में आयनन एंथैल्पी भी कैसी है, उच्च है। तो ये 4 कारण आ जाएंगे भाई मुख्य रूप से। ठीक है, डी कक्षक अनुपस्थित है, तत्वों का आकार छोटा है, विद्युत ऋणता और आयनन एंथैल्पी कैसी है, उच्च है। ठीक है, इन 4 कारण, चाहे नाइट्रोजन के लिए बात कर ले, ऑक्सीजन या फ्लोरीन किसी के लिए भी पूछ ले। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन का तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर का, चाहे हाफ ईयरली की बात कर ले या यही एग्जाम की बात करें। ठीक है, तो चारों कारण स्पष्ट है भाई। सबसे मेन कारण तो दोनों ही है, डी कक्षक अनुपस्थित होगा और जो तत्व है उनका आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। फिर और ले सकते हैं कि विद्युत ऋणता और आयनन एंथैल्पी कैसी होगी, उच्च होगी। ठीक है, तो ये 4 कारण ध्यान रखने, नाइट्रोजन के लिए पूछे, ऑक्सीजन के लिए पूछे या फ्लोरीन के लिए पूछे।
तुलना करें, ठीक है, किसकी बात कर लें, आयनन एंथैल्पी की। तो देखो परिभाषा सारी चीजें तो पढ़ चुकी कि आवर्त में वर्ग में आयनन एंथैल्पी किस प्रकार चेंज होती है। तो देखो वर्ग 15 और वर्ग 16 इन दोनों की तुलना करें। देखो यहाँ तो है नाइट्रोजन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन। तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है, परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हमारे को ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आवर्त में बाएं से दाएं चले तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा भी क्या करनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी, यानी आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करेंगे तो देखो नाइट्रोजन को 7, ऑक्सीजन कितना है 8, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, यहाँ क्या रहेगा 1s2 2s2 2p4। तो आवर्त में वर्ग कहाँ से चल रहे हैं, 15 से 16 की ओर चल रहे हैं बाएं से दाएं। तो आयनन एंथैल्पी में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से अधिक होती है। कारण क्या रहेगा, ये वर्ग 15 के तत्वों में पी उपकोष कैसा है, अर्धपूरित, कैसा है, अर्धपूरित, जबकि वर्ग 16 के तत्वों में पी उपकोष न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्णपूरित है, ठीक है। तो वे सामान्य कारण तो क्या दे सकते हैं कमी या वृद्धि में, कि आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, यानी वर्ग 15 से कहाँ चल रहे हैं, वर्ग 16 की ओर। तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी, ठीक है, वर्ग 16 से क्या होगी, अधिक होगी। तो क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में अर्धपूरित पी उपकोष उपस्थित है, और जहां पर भी कक्षक कैसे होंगे, अर्धपूरित या पूर्णपूरित। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, अर्धपूरित विन्यास वाला है, जबकि ऑक्सीजन कैसा है, न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्णपूरित है। तो ये ध्यान रखना में थोड़ा सा, ठीक है, नियम से थोड़ा हट गए। इसके कारण, स्थायित्व के कारण, वर्ग 15 के तत्वों के पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी कक्षक में 3, और P3 है, यानी कैसा है, अर्धपूरित। अर्धपूरित होने के कारण कैसा हो जाएगा, स्थायी। अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नियम से चलते हैं तो कम होता है, लेकिन यदि स्थायित्व को देखेंगे तो वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। कारण देखेंगे वही अर्धपूरित स्थायित्व के कारण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो वर्ग 16 के तत्वों से संबंधित है, ठीक है, शायद 2017 में आया था, 2 नंबर का था। देखो H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों, रीजन बताना है भाई। दोनों क्या है, वर्ग 16 के हाइड्राइड है भाई। वर्ग 16 की बात करें, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों किसके तत्व हैं, वर्ग 16। दोनों किससे क्रिया कर रहे हैं, H2 से, O2 + H2, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करेंगे, तो ऑक्सीजन का तो कितना -2, हाइड्रोजन का कितना +1, तो 1 इधर 2 इधर, क्या बन जाएगा H2। सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, H2। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का सल्फाइड, तो H2O तो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, जबकि H2S किस में है, गैस अवस्था में। क्या रीजन आएगा भाई, पढ़ेंगे, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, ठीक है, दुर्गंध युक्त गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो रीजन क्या आएगा कि ये द्रव है, ये गैस है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2-3 बार पूछा हुआ है 2015 से अभी तक। क्या कारण आ सकता है? ठीक है, H2O है, यानी H2O H2O के बीच में कौन से बंध का निर्माण हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, मान लो जल के अणु है HOH HOH, तो 2 विद्युतीय परमाणु HOH HOH। मान लो जल के 2 अणु H2O के दूर दूर है, ठीक है, हो सकता था ये भी गैस अवस्था में हो, लेकिन 2 विद्युतीय परमाणुओं के बीच में क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक दूसरे के, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल ही तो है। तो ये कण क्या होंगे? एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। तो जब कण पास पास आएंगे तो कौन सी अवस्था में चले जाएंगे? द्रव अवस्था में। तो H2O में, H2O के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिसके कारण कण पास पास आएंगे हाइड्रोजन बल के आकर्षण बल के कारण, और कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में। ठीक है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता, अतः कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। उन कणों के बीच में कोई आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण वो कौन सी अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था। ठीक है, तो देखो वर्ग 15 में तो क्या था? NH2NP3 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 का क्या है? NH2NP4। तो वर्ग 15 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी? मुख्य रूप से -3। ठीक है, फोन लेके आए थे देखो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर लेगा ऑक्टेट। ठीक है, तो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी थी? -3 अधातु के रूप में। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। धात्विक गुण बढ़ रहे हैं तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति तो क्या होती जाएगी? कम। कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? प्लस वाली। तो धात्विक गुण बढ़ गए, धात्विक गुण बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। यानी कितने दर्शा रहे थे फिर? +3 और 3 और 2 +5। ठीक है, तो 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं थी, -3 +3 और +5। वही सेम रीजन देखो वर्ग 16 में भी चलेगा और वर्ग 17 में भी चलेगा। बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा? NH2NP5 आ जाएगा। तो यहाँ मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। अष्टक पूर्ण करने के लिए, स्थायित्व के लिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन सी रहेगी? -1। बढ़ेंगे वर्ग 17 तो देखेंगे। अब देखो इसमें भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। भाई माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये तो कौन सी प्रकृति है? अधात्विक गुण है। ऊपर से नीचे चले धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो कितनी? +4 या +6। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस वाली का स्थायित्व तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। किसका स्थायित्व बढ़ेगा? प्लस वाली का। इसमें भी मुख्य रूप से कौन सी? +4। क्यों? इसमें भी आया था ना भाई रीजन। +3 मेन थी, +5 नहीं थी नीचे वाले तत्वों में। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित कर लेता है। नाभिक के सबसे अधिक पास में कौन है? S कक्षक। ठीक है, तो S कक्षक की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक आकर्षण बल कहाँ लगेगा? S के ऊपर। तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? अक्रिय हो जाते हैं, और इसी को नाम दिया था अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या नाम दे दिया था? अक्रिय युग्म प्रभाव। तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे जाते, फिर कितने त्यागे जाएंगे? 3 या 4। ठीक है, तो यही चीज देखो वापस वर्ग 17 में भी चलेगी। ठीक है, दिया हुआ देखो डाइऑक्सिन के लिए वही देखो सारी चीजें कॉमन चलेगी। जो भी यौगिक आएगा, चाहे गैस है, द्रव है, ठीक है, चाहे कोई यौगिक बना रहा है, अम्ल बना रहा है, तो उसकी प्रयोगशाला विधि, सामान्य विधि या औद्योगिक विधि दे दे। ठीक है, वही फिर क्या चलेगी? उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, सभी वर्गों में कॉमन चीजें चलेगी। तो पहला दिया हुआ है देखो ऑक्सीजन, दिया हुआ है देखो सीले ने सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके
ठीक है। सर्वप्रथम किसको गर्म किया? मरकरी ऑक्साइड HgO को। मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में बनाया था, ठीक है। यानी खोजकर्ता कौन हो गए? सीले। किससे प्राप्त की गई? मरकरी ऑक्साइड HgO से, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने समावयव उपस्थित होंगे? 3, ठीक है। समावयवी कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखो? 8O16, 8O17, 8O18, 3 समस्थानिक दिए हुए। समस्थानिक कहते हैं या समावयवी कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक थे, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार कैसा है? अलग अलग है, ठीक है। अब सर्वाधिक मात्रा में तो कौन उपस्थित है? 8O16, 8O16 दे रखा है देखो 99.76%। 100% में से इसका कितना प्रतिशत है? 99.76, यानी सर्वाधिक मात्रा में यही उपस्थित है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग निकालते परमाणु भार 16 मान के जो भी निकालना होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ देखो प्रयोगशाला विधि दी हुई है, क्लोरो, नाइट्रो, परमैग्नेटो, ठीक है। तीनों में से किसी भी यौगिक की बात करें, क्लोरेटो, नाइट्रेटो और परमैग्नेटो आदि ऑक्सीजन युक्त लवणों को गर्म करने पर, भाई KClO3 है, ठीक है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेटो। क्या उपस्थित है इसमें भी? ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्लोरेटो, नाइट्रेटो या परमैग्नेटो जो भी यौगिक है ऑक्सीजन युक्त, इन लवणों को क्या किया जाए? गर्म किया जाए, ठीक है। तो जब इन लवणों को गर्म करेंगे उच्च ताप पे, या उत्प्रेरक भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे KClO3 है, उच्च ताप पे मान लो उत्प्रेरक उपस्थित मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठोस MnO2, ठीक है, चूर्ण के रूप में। किसके रूप में लिया जाएगा? चूर्ण यानी सॉलिड, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेटो है, ताप उच्च ताप पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो किसका निर्माण करेगा? O2 साथ में क्या बना देगा? पोटेशियम क्लोराइड, वापिस लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण कर रहा है? लवण का। तो दिया हुआ है देखो KClO3 है, उच्च ताप पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? ऑक्सीजन का, ठीक है। वही संतुलित कर लेंगे जो भी आता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है। आई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी 3rd चैप्टर में, अपचय निभव के अनुसार व्यवस्थित थी, रासायनिक श्रेणी आई थी मानक अपचय निभव के अनुसार, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्वों के ऑक्साइड, ठीक है, जो भी नीचे के तत्व हैं उनके ऑक्साइड तथा कुछ धातुओं के उच्च ऑक्साइडों के तापीय अपघटन द्वारा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या कहा था? देखो वहां मानक अपचय निभव के लिए देखा था ना, एक तो जिंक का और एक कॉपर का। जिंक का तो मानक अपचय निभव किसमें था? माइनस में। कॉपर का किसमें था? प्लस में। तो जितना मानक अपचय निभव कम था, ठीक है, उतनी ही क्रियाशीलता क्या थी? अधिक थी, ठीक है। तो जो भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के तत्व हैं, ठीक है, यानी जिनका मानक अपचय निभव कम होगा, ठीक है, उनके ऑक्साइड और कुछ धातुओं के उच्च ऑक्साइड, उच्च ऑक्साइड यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो उनकी? उच्च हो, ठीक है। उच्च ऑक्साइडों के तापीय अपघटन से दे रखा है देखो Ag2O, एग्जाम्पल दिए हुए देखो अलग अलग। Ag2O है, सिल्वर का ऑक्साइड है, ठीक है। Ag2O को गर्म करें, ठीक है, तो Ag क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, साथ में क्या मुक्त कर देगी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। HgO दे रखा है, वो इसी ने बनाया था मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, ठीक है। HgO को गर्म करेंगे तो पारा अलग, Hg अलग, क्या दे देगा? ऑक्सीजन। और ये किसके द्वारा निर्मित था? सीले के द्वारा आया था। मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करके क्या प्राप्त करते थे? ऑक्सीजन, ठीक है। तो चाहे धातु ऑक्साइड कहें, ठीक है, Ag2O, HgO और भी दे रखे भाई, PbO2, Pb3O4, ठीक है, लेड ऑक्साइड वगैरह आ गए। इन सभी को गर्म करेंगे तो धातु क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी और क्या मुक्त कर देगी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फिर तीसरी विधि दी हुई है देखो प्रयोगशाला में, बस तीनों विधियां प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। एक तो क्लोरेटो, मैग्नेटो इनसे कर रहे थे गर्म करके, वो भी प्रयोगशाला विधि थी। ये भी क्या है? प्रयोगशाला विधि। कोई भी धातु ऑक्साइड है, गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो किसमें टूट जाएगा? धातु अलग, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तीसरी विधि दे रखी देखो, सूक्ष्म विभाजित धातु उत्प्रेरक, चाहे प्लेटिनम हो, निकल हो, ठीक है, या पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो सूक्ष्म विभाजित धातु उत्प्रेरक प्लेटिनम, निकल आदि की उपस्थिति में H2O2 पढ़ा था 11th में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अस्थायी है। थोड़ी सी भी वायु मिट्टी के इनके संपर्क में आ जाती है तो किसमें टूट जाएगी, H2O + O2, जल क्या मुक्त कर देगी, जल और ऑक्सीजन। पढ़ा था H2O2 को कांच की बोतल में नहीं रखते, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, ठीक है। कांच की में भी रखते हैं तो कांच कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, क्योंकि H2O2 क्या है, अत्यधिक अस्थायी है। तो क्या ऑक्सीजन का क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन का क्या है, पेरोक्साइड, ठीक है। कैसा होगा, अस्थायी होगा, आसानी से टूट के क्या दे देगा, H2O + O2। चाहे तो पेड़ मिला दे और जल्दी क्रिया हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगा, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो कि मिलाना चाहे। तो ये तीनों विधियां किसकी थी, प्रयोगशाला विधि। फिर और देखिए, देखो जल के विद्युत अपघटन से H2O है, H2O को तोड़ा जाए, किसमें टूटेगा, H2 + O2। इधर से पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, H2O का। अब उल्टा कर दें, जल का विद्युत अपघटन यानी वो एनोड कैथोड के रूप में अभिक्रिया होगी संपन्न, ठीक है। तो वहाँ कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी, वापिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिया हुआ है, देखो जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर तो कौन सी गैस प्राप्त होगी अपने को, H2 गैस। कैथोड पे तो कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, H2 गैस, और एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन को वायु से सीधे ही प्राप्त कर लिया जाता है, भाई वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है 21%, ठीक है। तो औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन को वायु से सीधे ही प्राप्त कर लिया जाता है। पहले CO2 व जलवाष्प को वायु से क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या नमी उपस्थित है वायु में, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। 78% तो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा 21% क्या है, ऑक्सीजन। 1% में जो भी CO2, H2O, नमी वाष्प जो भी है अन्य गैसें, उनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो पहले CO2 व जलवाष्प को वायु से हटा लिया जाता है। इसके पश्चात बची हुई गैस को द्रवित करते हैं। गैस को किसमें चेंज किया जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। गैस को क्या किया जाएगा, द्रवित किया जाएगा, द्रवित करते हैं, ठीक है। तथा आंशिक आसवन ऑक्सीजन को किसमें चेंज किया, गैस को पहले लिक्विड में, फिर इस लिक्विड का क्या करेंगे, आंशिक आसवन, आसवन यानी वही गर्म करेंगे। अब आसवन की भी अलग अलग विधियाँ हो सकती है, भाप आसवन विधि हो सकती है, प्रभाजी आसवन विधि हो सकती है, ठीक है। तो आसवन विधि के द्वारा क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो कौन सी गैसें प्राप्त होगी, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में 100% की बात करें तो 78 तो क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन, और 1% में जो भी गैसें, अदर गैसें, बहुत सारी गैसें हैं वो उपस्थित है। तो पहले तो इन गैसों को हटाया जाए, CO2 को, जलवाष्प को, मीथेन जो भी है। फिर क्या बच गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बच गई। मान लो इनमें भी अशुद्धि हो सकती है तो इन गैसों को पहले किसमें चेंज किया जाए, लिक्विड में, यानी इनको द्रवित कर दें। द्रवित करने के बाद इनका आसवन करें तो जो भी अशुद्धियाँ होगी वो आसवन के द्वारा क्या हो जाएगी, हट जाएगी। फिर क्या प्राप्त होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। किसमें प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध अवस्था में, ठीक है। डाइऑक्सीजन है, ठीक है, अणु के रूप में है, किसमें टूटेगी, परमाणु के रूप में, ठीक है। अब देखो इसका तो अष्टक पूर्ण था, वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन, 8। लेकिन इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कह देंगे, नवजात ऑक्सीजन। क्या कह देंगे, नवजात ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी है, द्विअणुक है, ठीक है। लेकिन ये किसमें है, एकल परमाणु के रूप में, एकल अणु, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, नवजात ऑक्सीजन। और इसकी क्रियाशीलता पर ऑक्सीजन परमाणु की क्रियाशीलता ऑक्सीजन अणु से क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि तो इसका अष्टक कैसा है, पूर्ण है। ये तो अपना अष्टक पूर्ण कर लेगी, स्थायी हो जाएगी, लेकिन ये कैसी है बेटा, अस्थायी है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। किसी भी रंगीन वस्तु के साथ क्रिया करके उसको कैसा कर देगी, रंगहीन। कोई भी रंगीन पदार्थ है उसके साथ नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके उसको कैसा कर देगी, रंगहीन कर देगी। पढ़ेंगे क्लोरीन की इनकी विरंजन क्रिया, क्वेश्चन भी आता है इस पर, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है।